हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पढ़ना से। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टॉपिक का 10 मार्क्स पक्का करने आए हैं, क्योंकि मैंने जितना क्वेश्चन पेपर आपका एनालाइज किया बच्चों 2018 से लेके 2024 तक का, उन हर क्वेश्चन पेपर्स में कम से कम 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया ही है इस टॉपिक से। किसी किसी साल 11 मार्क्स के भी क्वेश्चन आए हैं, तो मिनिमम हमारा मार्क्स 10 तो सिक्योर हो ही जाना है इसके बाद, है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों 2018 के क्वेश्चन पेपर से कि हाउ इज द ईएमएफ अक्रॉस प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर रिलेटेड विद द नंबर ऑफ टर्न्स इन देम। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और ये चीज अगर हमें पता है, अगर हमें इसका आइडिया है, तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा और कौन सा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा, सिर्फ इस रेशियो के हेल्प से। देखिए होता क्या है, NS मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, NP मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। तो ये जो रेशियो है बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स का, ये EMF इन द सेकेंडरी कॉइल टू द EMF इन द प्राइमरी कॉइल के रेशियो के इक्वल होता है। अभी आने वाले क्वेश्चन में, जो नेक्स्ट ईयर हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक 2020 या 22 में, तो वो क्वेश्चन हम देखेंगे और भी अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा उससे हमारा। अभी फिलहाल हमसे जो एक क्वेश्चन में पूछा गया, सिर्फ इतना पूछा गया, तो हम सिर्फ इतना ही बताएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना आपको, है ना। अब दूसरा चीज देखिए क्या पूछा गया है कि ऑन विच टाइप ऑफ करंट डू ट्रांसफॉर्मर्स वर्क। तो ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिंग करंट बच्चों, तो हमारे सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑल्टरनेटिंग करंट, है ना। तो एंड आई वुड सजेस्ट यू कि आप ना अब्रिविएशन मत लिखना A.C, पूरा लिखिएगा ऑल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि हमारा मोटिव है कि हमारे दिमाग में जितना भी कुछ है वो हम अपने आंसर शीट में दे दें। कभी कभी हमें लगता है कि ये तो टीचर को पता होगा बच्चों, ऑब्वियसली टीचर्स को सारा कुछ पता होता है, लेकिन आपको मार्क्स वो जो देते हैं टीचर्स, वो आपके आंसर शीट में देख के देते हैं कि बच्चे ने ये लिखा है तो इसके लिए ये मार्क्स इसको दिया जा सकता है। इसीलिए आप पूरा लिखने का कोशिश करें और कोई रिस्क नहीं लेना, है ना। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना 2018 में आया था, ये क्वेश्चन गलत है बच्चों, है ना। मैं आपको बताता हूं गलत क्यों है, क्योंकि बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। आपने पढ़ा होगा कि ये जो हमारा 2 आर्म्स है, ये यू शेप्ड सॉफ्ट आयरन कोर का, इसमें जो हम कॉइल का वाइंडिंग करते हैं, वायर का वाइंडिंग करते हैं, ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में होना चाहिए, ऑपोजिट मैनर में होना चाहिए। जैसे इसमें आपको वाइंडिंग ऐसे दिख रहा है, तो फिर इस दूसरे वाले आर्म में वाइंडिंग ऐसे पीछे से होना चाहिए था, जबकि इसमें भी सामने से कर दिया। अब इसका नुकसान क्या हुआ देखिए, इसमें भी अगर हम करंट ऐसे देखें तो ये पॉजिटिव ऐसे आ रहा है ना, तो ये एरो ऐसे कंटिन्यूएशन में रह जाएगा, और फिर इधर भी एरो ऐसे ही रह जाएगा। मतलब अगर आप इसको एनालाइज करें तो यहां पे भी करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, इस आर्म में भी, तो ये तो साउथ पोल हो गया, और इसमें भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा करंट, तो ये भी साउथ पोल, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। इसीलिए बच्चों ये क्वेश्चन हमारा गलत था। आई होप कि जो बच्चे 2018 में जो लोग पेपर दे रहे होंगे उनको इसके लिए ग्रेस मार्किंग मिला होगा, है ना। तो ये चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए 2019 का क्वेश्चन है। तो ये देखिए इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि मैग्नेट है हमारे पास, ये 2 हमारे पास कॉइल्स हैं, और दोनों कॉइल्स के सेंटर में, ये देखिए इसको एडजस्ट किया गया, नहीं तो ये कॉइल यहीं पे रहता, तो इन दोनों के बीच में ये मैग्नेट है, और मैग्नेट को मूव करवाया गया टू एंड फ्रो। तो दोनों गैल्वेनोमीटर हैं, इस वाले कॉइल में और इस वाले कॉइल में, नाम रखा गया कॉइल ए एंड कॉइल बी। तो दोनों के गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि x से बड़ा y है या x छोटा है y से, और x और y क्या है, मैग्नीट्यूड्स ऑफ डिफ्लेक्शन। मतलब हमें यह बताना है कि कौन सा हमारा गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। तो बच्चों y जो है ना हमारा, मतलब कॉइल B में जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। क्यों होगा, इसका रीजन है, हमने ये पढ़ा होगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहला लॉ हमें बताता है कि ईएमएफ इंड्यूस होता कब है कॉइल में, और दूसरा लॉ बताता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के होता है ना। तो मैं लिख देता हूं फिलहाल आपके लिए, ये जो ईएमएफ है बच्चों, ये क्या होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द कॉइल पर यूनिट टाइम। जहां पे भी पर यूनिट टाइम आया तो आप समझ जाते हैं कि इसी के लिए तो हम क्या लिखते हैं, रेट, है ना। तो अब देखिए इसी से बच्चों हमें मिलता है ये कॉन्सेप्ट। जब आप इसको स्प्लिट करेंगे ना तो इससे आपको ईएमएफ के 2 फैक्टर्स मिलते हैं। पहला फैक्टर होता है, अगर जैसे मैं आपको बता देता हूं, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल लिखने की जगह हम ऐसा भी तो लिख सकते थे कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न
ईच टर्न मतलब एक टर्न और इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। तो वहां से बच्चों हमें एक और फैक्टर मिलता है कि ईएमएफ डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल पे भी। अगर नंबर ऑफ टर्न्स जिसमें ज्यादा होगा जिस कॉइल में, आपको दिख रहा होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी न्यूमरेटर ये भी न्यूमरेटर में, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, अगर यहां पे इन होगा बच्चों, गलती से मैंने ऑफ द कॉइल लिख दिया, कोई बात नहीं, आप समझ रहे होंगे। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ भी इंड्यूस होगा, और ईएमएफ जितना ज्यादा इंड्यूस होगा उतना ही ज्यादा इसमें डिफ्लेक्शन होगा, है ना। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो ज्यादा डिफ्लेक्शन किस में होगा? वाई में। तो विल गो फॉर दिस वन, दैट इज वाई इज ग्रेटर देन एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, हमसे पूछा गया है, ये देखिए आपको समझाने के लिए रखा है बच्चों, ये आपके किसी काम का नहीं है, आप ये बनाएंगे नहीं है, जब तक बोला नहीं गया बनाने तब तक बनाना नहीं है। आपसे सिर्फ पूछा गया है कि जो डीसी मोटर होता है उसमें स्पीड ऑफ रोटेशन हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, जो जो चीज आपने इसमें यूज किया डीसी मोटर में आप वो देख लीजिए। जैसे आपको ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिख रहा होगा। दूसरा चीज, आपको करंट फ्लो करवाना होता है, ये जो आर्मेचर कॉइल आपको दिख रहा है, इस आर्मेचर कॉइल से ए बी सी डी से आपको करंट फ्लो करवाना होता है। तो दो चीज तो पक्का हो गया कि अगर हम करंट का जो फ्लो हो रहा है इसमें अगर वो बढ़ा दें, या फिर जो मैग्नेट हमने यूज किया उसके जगह और स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज कर ले, तो हमारा स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ सकता है। तो हमारा दो तरीका हो गया बच्चों, पहला क्या, यूजिंग स्ट्रॉन्गर मैग्नेट, हम जो मैग्नेट यूज कर रहे हैं वो और स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज कर लें। और दूसरा चीज क्या कर सकते हैं बच्चों, हम दूसरा चीज कर सकते हैं कि जो करंट है उसका स्ट्रेंथ बढ़ा दें, तो बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द कॉइल। ये दो तरीका हो गया बच्चों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए एक बार मैं आपको मार्क्स भी दिखा देता हूं। 2019 में ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था बच्चों, है ना, और फिर ये 2 मार्क्स का 4 मार्क्स हो गए, 3 मार्क्स 7 मार्क्स हो गए, और फिर ये बच्चों ये भी हमारा 4 मार्क्स का, मतलब 11 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 2019 में। तो एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको एसी जनरेटर का एक डायग्राम बनाना है, लेवल डायग्राम बनाना है। तो बहुत सिंपल सा इसमें काम करना है, आपको इधर एन और इधर एस मार्क करके दिखा दीजिएगा, हॉर्सशू मैग्नेट का, है ना। बीच में एक आर्मेचर कॉइल आपको बनाना है, ए बी सी डी। अब देखिए इसके आगे क्या करिएगा, ये जो ए दिख रहा है ना, ए जो हमारा आर्मेचर कॉइल, ऑब्वियसली कॉइल है, वायर है, तो इसके 2 एंड्स होंगे। तो एक एंड है ए, तो ये एंड ए आपको लाके कनेक्ट कर देना है स्लिप रिंग S1 में, और ये स्लिप रिंग S1 किसके साथ कांटेक्ट में रहेगा, कार्बन ब्रश B1 के साथ, ठीक है। और उसके बाद ये कार्बन ब्रश B1 से वायर होते हुए आएगा और लोड के किसी एक टर्मिनल में इसको हमें फिक्स कर देना है। लोड मतलब क्या बच्चों, जिसको करंट हमें सप्लाई करना है, दैट इज आवर लोड, हो ना। अब देखिए दूसरा जो एंड है डी, ये डी एंड आया, यहां से आया 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 और कहां लाके कनेक्ट कर दिया, स्लिप रिंग S2 में, जो कि किसके साथ कांटेक्ट में, कार्बन ब्रश B2 के साथ कांटेक्ट में। और ये कार्बन ब्रश B2 से वायर होते हुए आया और लोड के मतलब जिसको करंट देना अप्लायंस को, उसके दूसरे टर्मिनल में लाके कनेक्ट कर दिया। इट इज क्वाइट सिंपल, है ना। आप ये सिंपल सा डायग्राम बना सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, आप पेंसिल यूज करना बच्चों, नहीं तो कितना भी सुंदर डायग्राम बनाए मार्क्स नहीं मिलता है पेन यूज करने पे। ओके, ये सारा चीज ध्यान रखिए। देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए हमारे पास एक यहाँ पे डायग्राम गिवन है और इसमें पूछा क्या जा रहा है, पहले ये देख लेते हैं। जो कंडक्टर ए बी है ये किस डायरेक्शन में रखा गया है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ऐसे आपको दिख रहा होगा, ये आपके कन्वीनियंस के लिए दिया गया ऑलरेडी। और हमने इस वायर के जस्ट नीचे एक कंपास निडल, एक मैग्नेटिक कंपास निडल रखा है, जो कि इनिशियली किस डायरेक्शन में है, लाई कर रहा है, आपको दिख रहा होगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। क्यों भाई, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास निडल या कैसा भी मैग्नेट आपको पता होगा कि ऐसे अगर फ्रीली सस्पेंड करे तो किस डायरेक्शन में लाई करता है, ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो वही ये कर रहा है। अब क्या बोला गया, देखिए इन विच डायरेक्शन विल द निडल डिफ्लेक्ट व्हेन द की इज क्लोज्ड। अब देखिए इस की को अगर हम क्लोज कर दे, बंद कर दे, तब तो करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा, क्योंकि सर्किट तो कंप्लीट हो गया। तो करंट का फ्लो देखिए बच्चों, ये कहां से शुरू हो जाएगा, ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल, ये ऐसे, तो बी से लेके ए तक आएगा, ये फ्लो करके, है ना। तो बी से फ्लो करके ए तक आएगा, करंट का डायरेक्शन हो गया ये। अब हमसे पूछा जा रहा है कि किधर डिफ्लेक्ट करेगा, तो बच्चों ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। क्यों डिफ्लेक्ट करेगा मैं आपको दिखाता हूं। आपने पढ़ा होगा ओयस्टेड एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो आपका चैप्टर है उसमें सबसे पहला चीज आपको यही बताया जाता है, ओयस्टेड एक्सपेरिमेंट। मतलब जिस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि करंट का फ्लो अगर किसी कंडक्टर में, किसी वायर में होता है तो उसके अगल बगल एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। तो देखिए ये फिगर आपके सामने मैंने रखा है। क्या किया है इसमें, एक हमने कंपास निडल रखा है जो कि वायर के जस्ट नीचे था।
तो जब करंट फ्लो नहीं किया तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाई कर रहा था, पहला वाला फिगर देखिएगा। दूसरे में क्या किया, करंट का डायरेक्शन ए से बी था, तो देखिए किधर डिफ्लेक्टेड है, ऐसे। मतलब अगर कहीं कहीं पे आपको सिर्फ वेस्ट भी लिखा मिल सकता है, तो अगर मोर प्रिसाइजली हम बताना चाहें तो किधर होगा, ये नॉर्थ वेस्ट होगा बच्चों, है ना, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लाई कर रहा है। लेकिन करंट का डायरेक्शन हमारे इस फिगर में बी से ए है, तो आपको दिख रहा होगा बी से ए जब जाएगा तो इसका डिफ्लेक्शन किधर है, देखिए जिस डायरेक्शन में यह मैग्नेटिक कंपास निडल का नॉर्थ पोल आपको दिखता है ना, मतलब जो हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, वो उसी डायरेक्शन में है ना। तो ये कंपास निडल का नॉर्थ पोल आपको इधर दिख रहा है, मतलब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इधर है हमारा। किस डायरेक्शन में आपको दिख रहा होगा, नॉर्थ ईस्ट, है ना। तो पहले का आंसर हो जाएगा हमारा बच्चों नॉर्थ ईस्ट। कहीं कहीं पे हो सकता है आपको डायरेक्टली वेस्ट भी लिखा मिले, लेकिन हम ज्यादा प्रिसाइजली अगर लिखे तो हम क्या लिखेंगे, नॉर्थ ईस्ट लिखेंगे, है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Why is the deflection produced? तो आप बता सकते हैं कि due to the flow of current in the wire, that is the conductor AB, a magnetic field is produced around it. Okay, ये आपका रीजन हो गया। दूसरा क्या पूछा जा रहा है कि चेंज इन डिफ्लेक्शन कैसे होगा अगर इसको कंपास निडल को हम वायर के ऊपर रख दे, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा बच्चों, है ना। अगर कंपास निडल अभी नीचे था तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लाई कर रहा था, अगर कंपास निडल को हम वायर के ऊपर रख देते हैं तो ये नॉर्थ ईस्ट की जगह नॉर्थ वेस्ट में डिफ्लेक्शन इसका हो जाएगा, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हमारे पास नॉर्थ वेस्ट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर क्या बोला जा रहा है, नेम वन डिवाइस विच वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल। तो बच्चों इसका यूज हम जनरली मैग्नेटिक सेंसर्स में करते हैं, है ना। तो आप ये लिख सकते हैं, इसका यूज हम कहां करते हैं, मैग्नेटिक सेंसर में इसका यूज हम करते हैं, है ना। देखिए ये सब, ये जो क्वेश्चन है ना, स्पेशली ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, थ्योरेटिकल है, कि कहां यूज कर सकते हैं, मैग्नेटिक सेंसर में यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में हम आ गए बच्चों। अब इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है, तो उस पर फोर्स लगता है, हमें पता है लॉरेंज फोर्स के बारे में हमने पढ़ा होगा। तो व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर सो दैट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड इज जीरो और मैक्सिमम। तो पहले मैं आपको एक एक्सप्रेशन बता देता हूं बच्चों, आपने ये पढ़ा होगा। ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है लॉरेंज फोर्स, किस पे कि करंट कितना फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, दूसरा कि जो मैग्नेट है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना स्ट्रॉन्गर है, और तीसरा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इन तीन चीज पे डिपेंड करता है बच्चों। तो ये तो आपने 10th तक के ग्रेड में पढ़ा होगा, लेकिन इसमें जब आप वेक्टर्स के बारे में पढ़ लेंगे आगे चल के क्लास 11th में, तो ये बच्चों सिर्फ इतना नहीं लिखा जाता है, ये लिखना उसके बाद ये एक स्पेशल केस है ना। और वो स्पेशल केस क्या है ये आप पढ़ेंगे, अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। F इक्वल होता है IBL sin थीटा, है ना। ऑब्वियसली फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये अब आगे आप पढ़ेंगे कि कैसे होता है ऐसा। अभी फिलहाल हम इस पे फोकस करते हैं। IBL sin थीटा होता है बच्चों, जिसमें फोर्स सबसे ज्यादा कब लगेगा, जब ये थीटा का वैल्यू देखिए, sin थीटा, sin 90 का वैल्यू होता है 1, दैट इज मैक्सिमम फॉर sin। तो यहां पे थीटा का वैल्यू जब 90 होता है ना बच्चों, तो ये sin थीटा मतलब sin 90 का वैल्यू 1 होता है और F इक्वल हो जाता है IBL। तो ये फोर्स मैक्सिमम सिर्फ तब होता है अगर ये थीटा का वैल्यू आप 0 रखें, तो sin 0 डिग्री हो जाता है, या sin 180 डिग्री भी 0 ही होता है। तो अगर थीटा का वैल्यू 0 आप रख दें, या फिर 180 डिग्री रख दें, या 360 रख दें, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। फिलहाल आप सिर्फ 0 और 180 का बता सकते हैं। तो यहां पे 0 हो जाएगा, sin 0 0 हो जाएगा, और ये पूरा फोर्स क्या हो जाएगा फिर 0, है ना। तो हमसे पूछा गया कि 0 कब होगा, तो थीटा जब 0 हो या 180 हो, मतलब जो हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर है और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के बीच का एंगल 0 या 180। और दूसरा बच्चों मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री हो जाए। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा बच्चों। अभी बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करना होगा एग्जाम में, आप टू द पॉइंट सिर्फ लिखिएगा कि थीटा 0 पे या 180 पे मिनिमम 0 और फिर मैक्सिमम थीटा 90 पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है बच्चों, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें एक सर्कुलर लूप हमें दिख रहा है और इसको एक हमने सेल से कनेक्ट कर दिया है। ये रियोस्टेट है जिसका यूज हम करते हैं करंट को बढ़ाने या कम करने के लिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं, है ना। अब देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मैग्नेटिक पोलैरिटी ऑफ द लूप that faces us मतलब हमें ये वाला देखना। ऑब्वियसली सर्कुलर लूप है तो इसका एक फेस हमारी तरफ और एक पीछे वाला भी फेस है, तो हमें पीछे वाले का टेंशन नहीं लेना है, हमारे तरफ जो फेस है हमें उसे देखना। अब देखिए करंट का फ्लो यहां से देखते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे फ्लो करके आया करंट,
करंट कैसे फ्लो कर रहा है, अगर हम ऐसे देखें अपने तरफ से, देखिए करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और हमें पता है कि करंट का फ्लो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ तो क्लॉक रूल के हिसाब से ये कौन सा पोलैरिटी डेवलप करेगा, साउथ पोल। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, है ना। आप ऐसा लिख के इसको याद भी कर रख सकते हैं कि एस लिखा और दोनों एंड्स पे एरो बनाया, एरो को फॉलो करना है बस। ये एरो को फॉलो करते जाए तो देखिए कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल, और पीछे वाला नॉर्थ पोल हो जाएगा, है ना। खैर हमसे ये पूछा नहीं गया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये साउथ पोल हो जाएगा, है ना। दूसरा देखिए क्या पूछा जा रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू द डायग्राम हाउ कैन वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाना है, किसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, करंट की वजह से। तो पहला काम हम क्या कर सकते हैं कि बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। अगर करंट मतलब कैपिटल आई मतलब करंट होता है, तो बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द कॉइल हम पहला काम ये कर सकते हैं। और दूसरा काम बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ये दो काम हम कर सकते हैं बच्चों। तो पहला काम हमारा ये हो गया इंक्रीजिंग करंट इन द कॉइल, और दूसरा काम हो गया बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। इट इज क्वाइट सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों इसमें कि हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर के बारे में यहां फिगर दिया गया है, एक स्कीमेटिक डायग्राम दिया गया है, जिसमें इधर से इनपुट दे रहे हैं, मतलब हम इधर से ऑल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं और इधर से आउटपुट हमें मिल रहा है। देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट ही मिल रहा है इधर से, लेकिन अब वोल्टेज देखिए कितना है, 44 वोल्ट है सिर्फ, और उधर था दिया था कितना 220 वोल्ट। तो एक चीज हमें पता चल गया कि ये तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है कि ये वोल्टेज को, ये ईएमएफ को कम कर देता है। तो ये ईएमएफ को कम कर रहा है, रिजल्ट हमें जो मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, वो कम मिल गया। तो हमसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए बच्चों डायरेक्टली जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया वो तो हम कर ही रहे हैं, उसके अलावा जो कॉन्सेप्ट्स इससे रिलेटेड है वो भी मैं आपको बताता चल रहा हूं, ताकि अगर वैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको आसानी से आंसर कर सके। जैसे देखिए इसमें कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं बच्चों। जो ट्रांसफॉर्मर हमने बनाना होता है, तो ये आपको जो दिख रहा है ना रेक्टेंगुलर ब्लॉक जैसा, ये सॉफ्ट आयरन इसके लिए हम यूज करते हैं। और बेसिकली हम एक टी शेप और यू शेप लेते हैं सॉफ्ट आयरन का, और उसको एक दूसरे के ऊपर ऑल्टरनेटिवली प्लेस करते करते हमें एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक जैसा मिल जाता है ना। दूसरा चीज क्या है, देखिए कॉपी एंड कंप्लीट द डायग्राम ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। अब इसमें इनपुट आउटपुट जो कॉइल्स है, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल, वो हमें बना के दिखाना है। तो मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ये हमारा रेक्टेंगुलर ब्लॉक रहा बच्चों, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। तो इसमें देखिए होता क्या है कि जो प्राइमरी कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रहता है, और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम रहता है। यही इसी से हमें पता चलता है बच्चों कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। मैं बता देता हूं आपको, NS/NP। अब जैसे नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल कम है और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर ज्यादा, तो फ्रैक्शन का वैल्यू लेस देन 1 हो गया ना, है ना। और इसको बोलते हैं बच्चों हम टर्न्स रेशियो, जिसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। तो अगर स्मॉल n का वैल्यू लेस देन 1 हुआ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि टर्न्स रेशियो इज लेस देन 1, तो बताओ कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ना। यही अगर NS/NP का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल कम होता और सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा रहता, तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर रहता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ए डीसी मोटर का एक डायग्राम आपको बनाना। अब देखिए यहां पूछा गया तो आप बनाएंगे भी, और उसके लिए सिंपल है बिल्कुल, एन और एस मार्क करना हॉर्सशू मैग्नेट का, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, और इसके बीच में आपको ये दिखाना है आर्मेचर कॉइल बना के, जिसके दो एंड से बच्चों ए एंड को लाके कनेक्ट किया हमने स्प्लिट रिंग। डीसी मोटर में स्प्लिट रिंग यूज करते हैं और एसी जनरेटर में स्लिप रिंग यूज करते हैं, है ना। तो ये देखिए स्प्लिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि ये रिंग के बीच में गैप है, ये बटा हुआ है, स्प्लिट है ना। तो स्प्लिट रिंग का जो पार्ट S1 है उसमें कनेक्ट कर दिया एंड ए को, और ये स्प्लिट रिंग किसके साथ कांटेक्ट में, कार्बन ब्रश B1 के साथ। और देखिए कार्बन ब्रश B1 से वायर होता हुआ आया, की से होता हुआ आया और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में लाके कनेक्ट कर दिया। बिल्कुल वैसे ही जो आर्मेचर कॉइल का एंड D है वो लाके कनेक्ट किया स्प्लिट रिंग S2 में, और वो कनेक्टेड है किससे, कार्बन ब्रश B2 से, और कार्बन ब्रश B2 से वायर रियोस्टेट से होता हुआ आके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल मिला के कनेक्ट कर दिया। अब देखिए दूसरा चीज क्या पूछा गया, राइट एनी वन यूज ऑफ अ डीसी मोटर। तो बच्चों डीसी मोटर का यूज, जो इलेक्ट्रिक फैंस होते हैं ना, जिसमें हम जैसे छोटे छोटे फैंस जो होते हैं इलेक्ट्रिक फैंस में यूज कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिक टूथब्रश जो होता है उसमें भी यूज कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2022 का हमारा ये है बच्चों सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन, दो पार्ट्स में हुआ था 2022 में आपका एग्जामिनेशन। तो सेमेस्टर 1 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। सेमेस्टर 2 में देखिए क्या है, हमारे पास देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है बच्चों, है ना।
इस क्वेश्चन में रिपीटेड मतलब काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं। बस क्या डिफरेंस आपको दिखेगा, अभी हमारे पास फिर से वही कंडक्टर ए बी है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाई कर रहा है, लेकिन हाँ, और क्या किया गया है, ये कंपास निडल के ऊपर रखा है इसको। तो घूम फिर के बात तो वही है, पहले बोला कि कंपास निडल को नीचे रखा था वायर के, और इस बार बोल रहा है कि कंपास निडल के ऊपर रखा है वायर को, तो बात तो एक ही है। तो हमारे पास फिर से वही कंडीशन है। डिफरेंस देखिए क्या आ रहा है, व्हेन द की इज क्लोज, तो हमें बताना है कि ये जो डिफ्लेक्शन होगा वो किधर होगा, है ना। व्हेन द की इज क्लोज देन द निडल विल, इन चारों में से ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो देखिए बच्चों, इस बार करंट का फ्लो, ये की को हमने क्लोज कर दिया, तो करंट का फ्लो देखिए कैसे होगा, ए से बी। जरा मैं एक बार रिव्यू करवा देता हूं आपको। पिछली बार के कंडीशन में क्या था, करंट का फ्लो था बच्चों बी से ए, है ना, बी से ए था, इसी वजह से इसमें किस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा था, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, है ना। अब इस बार क्या कर दिया, इस बार इसको कंपास निडल को रखा है नीचे ही, लेकिन करंट का डायरेक्शन देखिए कैसे, ए से बी है। तो इस बार ये कैसे डिफ्लेक्टेड होगा बच्चों, आपको यहां फिगर दिख रहा होगा, मैं एक बार जरा इसको बड़ा कर देता हूं। देखिए करंट का फ्लो कैसे है, ए से बी, और इसका डिफ्लेक्शन किधर आपको दिख रहा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बच्चों। तो देखिए अब हम इसमें से ऑप्शंस ढूंढेंगे, नॉर्थ वेस्ट कहीं नहीं दिख रहा है, तो हमें सबसे सुटेबल कौन लग रहा है, वेस्ट, तो हम वेस्ट में टिक लगा देंगे, है ना। तो हम वेस्ट में टिक लगाते हैं, दैट इज आवर ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ कॉइल wound around a piece of soft iron core becomes an electromagnet only when, तो देखिए मुझे डायरेक्टली दिख गया सबसे सही आंसर कौन सा है, अ करंट फ्लोज इन द सर्किट। ऑब्वियसली करंट का तो फ्लो होना ही पड़ेगा, नहीं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा कैसे। इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेट बन रहा है ना। चलिए नेक्स्ट, ये फिगर हमें दिख रहा है बच्चों, यहां पे हमारे पास सर्किट में एक कॉइल है जो कि हमने वाइंड करके रखा है एक हॉलो सिलिंड्रिकल कार्डबोर्ड के ऊपर, है ना। अब देखिए एक चीज आपके दिमाग में कंफ्यूजन आता हो कभी, कि हॉलो कार्डबोर्ड कभी बोल देता है, कभी सॉफ्ट आयरन बोल देता है। तो बच्चों जब हमें सॉफ्ट आयरन को यूज किया है तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट मिलता है, अगर हम करंट का फ्लो करवाते हैं इस कॉइल से। तो अब इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो बेस है जिसके ऊपर कॉइल को वाइंड किया गया है वो सॉफ्ट आयरन नहीं है, वो क्या है, हॉलो सिलिंड्रिकल कार्डबोर्ड है ना। अब देखिए क्या बोला गया, ये मैग्नेटिक कंपास हमें दिख रहा है, पूछा क्या गया कि इसको स्टडी करना है फिगर को और बताना है कि ये जो स्विच S1 है ये ओपन है या क्लोज्ड है। तो बच्चों ये क्लोज्ड है, क्यों भाई, क्योंकि आपको एक कंपास निडल दिख रहा होगा कि इसमें ये थोड़ा सा ऐसे डिफ्लेक्टेड है, ऐसे आपको दिख रहा होगा। अब डिफ्लेक्टेड क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इससे करंट का फ्लो हो रहा है कॉइल से, और कॉइल में करंट के फ्लो की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अर्थ के अलावा भी एक मैग्नेटिक फील्ड का एग्जिस्टेंस है, इस वजह से ये थोड़ा डिफ्लेक्टेड है। तो पहले वाले पार्ट में हमें क्या बताना है कि ये स्विच S1 इज क्लोज्ड, ओके। दूसरा, अब इससे रीजन पूछा गया कि क्यों, देखिए टू द पॉइंट बताना है बिल्कुल, इसमें रीजन नहीं पूछा गया था, नहीं बताया, सिर्फ बोला यस इट इज क्लोज्ड। दूसरा पूछा गया कि एक कंक्लूजन पे हम कैसे आए, तो अब हम बताएंगे कि सिंस द स्विच इज क्लोज्ड द सर्किट बिकम्स completed and the current starts to flow in the coil, due to which a magnetic field is produced around it and the compass needle deflects, okay। तीसरा चीज क्या है बच्चों, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्लेसिंग द मैग्नेटिक कंपास इन द अबव स्टेप। तो इसका हमारा मोटिव क्या था रखने का, कि हमें पता चले कि कंपास निडल अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है इसका मतलब इसमें करंट का फ्लो हुआ और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। दूसरा चीज इसका ये भी है कि हमें यहां पे पोलैरिटी के बारे में पता चल जाएगा कि एंड ए पे कौन सा पोलैरिटी हुआ और एंड बी पे कौन सा पोलैरिटी हुआ। तो इसका दो काम है कंपास निडल यूज करने का। पहला क्या कि इससे हमें इसके डिफ्लेक्शन से ही हमें पता चला कि अच्छा इस सर्किट कंप्लीट है, इसमें करंट का फ्लो हुआ और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बच्चों देखते हैं, नेम टू फैक्टर्स ऑन विच द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिख के दिखाया था F = IBL। तो ये जो फोर्स है बच्चों ये किस पे डिपेंड करता है आपको ये भी बताना है, और कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कैसे। तो आप ये बताएंगे। पहला हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग इन द वायर इन द कंडक्टर, और कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा फैक्टर स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, या ऐसे आप लिख सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट यूज्ड। तो और कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर स्ट्रेंथ ज्यादा हुआ मैग्नेट का तो फोर्स भी, लॉरेंज फोर्स जो लगेगा कंडक्टर पे उसका भी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। एक और फैक्टर मैं आपको बता ही देता हूं, तीसरा होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वो उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर कम है तो लॉरेंज फोर्स कम लगेगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर ज्यादा है तो लॉरेंज फोर्स ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, विद द हेल्प ऑफ विच रूल you can determine the direction of force acting on the current carrying conductor placed in a magnetic field। तो बच्चों इसका होता है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल।
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हेल्प से ही हम फाइंड कर सकते हैं कि जो लॉरेंज फोर्स लग रहा है कंडक्टर पे वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो दैट इज आवर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2023 में आ गए हम बच्चों। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए, इफ द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज इंक्रीज, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट आल्सो इंक्रीजेस, ऑब्वियसली। तो ये अगर करंट का स्ट्रेंथ बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है वायर के अगल बगल उसका भी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्या है देखिए, ये कुछ बच्चों ने मेरे से पूछा था एक क्वेश्चन और काफी कंफ्यूज थे इसमें। कुछ नहीं है कंफ्यूजन जैसा। देखिए करना क्या है, हमें एक फिगर दिया गया है जिसमें कॉपर कंडक्टर आपको दिख रहा होगा, ये रहा कॉपर कंडक्टर, जो कि ये जो वायर है कॉपर वायर है जो कि एक सेल से कनेक्टेड आपको दिख रहा होगा। इस कॉपर वायर के ऊपर ये कॉपर वायर इधर से भी गया और इधर से भी आया, इस कॉपर वायर के ऊपर एक कॉपर रॉड को ऐसे करके रख दिया है ना। अब डीसी सप्लाई है, पूछा क्या, देखिए व्हाट शुड बी द मैग्नेटिक पोल्स एट द पॉइंट्स ए एंड बी, मतलब ए नॉर्थ है और बी साउथ है कि नॉर्थ है, ये ए और बी के बारे में आपको बताना है कौन नॉर्थ है और साउथ पोल है, ठीक है कंडक्टर। और ये इस कंडक्टर पे इस जो हमारा कॉपर रॉड है इस पे फोर्स कैसे लग रहा है दिखा दिया गया है। फोर्स लग रहा है ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में। अब देखिए मैं आपको पहले बता देता हूं कि ये कैसे फाइंड करना है। इसके लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करने वाले हैं। क्या होगा जरा देखिए, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, तो करंट का फ्लो ऐसे होगा, करंट ऐसे फ्लो करता हुआ आएगा एंड ऑब्वियसली ये कॉपर है, कॉपर रॉड जो है ये भी तो एक कंडक्टर है, तो ये इसके ऊपर ऐसे रखा है हमने, देखिए सर्किट ऐसे भी तो कंप्लीट हो रहा है, तो करंट ऐसे फ्लो करके ऐसे आएगा और इस कॉपर रॉड से जो कॉपर कंडक्टर है इससे करंट ऐसे फ्लो करके और फिर ऐसे आ सकता है। एक रास्ता मिल गया इसको जाने का। तो अब हमें दिख रहा है कि फोर्स लग रहा है ऊपर, है ना, फोर्स इस पे लग रहा है ऐसे ऊपर। और तो मैं आपको ये ऐसे करके दिखा देता हूं कि ये हमारा जो स्क्रीन है, स्क्रीन के प्लेन से ऐसे बाहर निकलता हुआ दिखेगा रॉड, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में। तो पहले हम ये फोर्स वाला जो है ये तो ऐसे रहेगा, आउटवर्ड या अपवर्ड आप बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें करंट आया और ये हमारा रॉड आपको पता होगा सेंट्रल फिंगर, सी फॉर सेंट्रल, सी फॉर करंट, तो सेंट्रल फिंगर को हम ऐसे रखते हैं बच्चों करंट के डायरेक्शन में। तो करंट ऐसे आया और रॉड में करंट कैसे गया, ऐसे, तो हमने ऐसे रख लिया सी फॉर सेंट्रल, सी फॉर करंट। और दूसरा चीज हमें दिख रहा है कि इस पे फोर्स कैसे लग रहा है, अपवर्ड या आउटवर्ड, है ना, प्लेन ऑफ स्क्रीन के या प्लेन ऑफ पेपर से आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो आपको दिख रहा होगा बच्चों कि ये में जो फोर फिंगर है ये किस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, ए से बी। तो आपको पता हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से शुरू होता है, नॉर्थ से, और जाता है साउथ की तरफ। तो ए हो गया नॉर्थ और बी हो गया साउथ, है ना। मैं यहां लिख देता हूं, ए हो गया नॉर्थ और बी हो गया साउथ पोल। ओके, तो आई होप कि आपको जो ये बता रहा हूं मैं कैसे आए ये समझ में आ गया होगा। फिर वही पूछा गया सेकंड वाले पार्ट में, तो ये सब पार्ट ए का आंसर और सब पार्ट बी का आंसर क्या है कि कौन सा लॉ यूज किया है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमने यूज किया है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमने इसमें यूज किया है। ओके, तो चलिए ये 2 मार्क्स हमारा और पक्का हो गया। इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक डायग्राम हमारे पास गिवन है, एक कार्डबोर्ड है जिस कार्डबोर्ड में हमने दो होल्स करके और इससे एक वायर पास करवाया जो कि एक सर्कुलर लूप के शेप में आपको दिख रहा होगा, है ना। और फिर क्या किया देखिए, इसके अगल बगल हमने स्मॉल आयरन पीसेस, आयरन फिलिंग्स स्प्रेड किया होता, छिड़क दिया था, जो कि एक फिक्स्ड पैटर्न में आपको यहां दिख रहा होगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स जैसा दिख रहा है। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको दिखा दिया गया, आपको दिख रहा होगा ये एरो मार्क किया हुआ दिख रहा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। और इसमें देखिए इसमें कैसा है, क्लॉकवाइज है ना। तो इससे, इसके हेल्प से, फिगर के हेल्प से आपको बताना है कि पोलैरिटीज ऑफ द बैटरी ए एंड बी, ठीक है। तो अब देखिए पोलैरिटी बताने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें दिख रहा है कि हम राइट हैंड थंब रूल आपने पढ़ा होगा कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम अपने राइट हैंड में पकड़ते हैं सच दैट ये जो थंब है ये करंट के डायरेक्शन में रहता है, तो जो फिंगर्स है ये इसको इंसर्कल करता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो यहां आपको दिख रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है तो देखिए थंब किधर होगा, ये थंब अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इसमें करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा अपवर्ड, है ना। तो ये अपवर्ड कैसे हुआ भाई, छोटा सा पार्ट इसका कट करके अगर हम निकाल लें तो इसमें आपको दिखेगा इतने, ये पार्ट सिर्फ कट करके निकाल लिया सर्कुलर लूप का, तो इसमें करंट ऐसे अपवर्ड आएगा कब, जब करंट यहां से ऐसे आ रहा होगा तभी तो अपवर्ड आएगा। तो आपको ये पता चल गया, अच्छा ये तो पॉजिटिव टर्मिनल है तभी तो करंट ऐसे 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 जाएगा और फिर इधर से वापस आ जाएगा। तो ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल और ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्टेट द इफेक्ट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड इफ एन आयरन रॉड इज हेल्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल।
तो ये कॉइल आपने पढ़ा होगा बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम आयरन, सॉफ्ट आयरन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसका मैग्नेटिक परमेबिलिटी हाई रहता है और स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड रहता है। तो अगर हम इसके एक्सिस के अलोंग एक आयरन रॉड रख दें तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं सब पार्ट बी का आंसर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, है ना। मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है बच्चों वो और बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये हमारा सब पार्ट बी का आंसर। लास्ट वाला क्या है बच्चों, देखते हैं, जरा इसको ऊपर करना पड़ेगा। ये हम थोड़ा सा ऐसे ऊपर करते हैं और ये पार्ट थोड़ा गलत है बच्चों, इसमें इसको हटाते हैं। ये एक दूसरे क्वेश्चन का इसमें आ गया था, इसको मैं हटा देता हूं अभी फिलहाल, नहीं तो इससे कंफ्यूजन आ जाएगा। इसको हटाते हैं। देखिए हमसे क्या पूछा गया है, लास्ट वाले सब पार्ट में हमसे पूछा गया है कि देखिए स्टेट वन वे टू चेंज द पोलैरिटी ऑफ द कॉइल। तो हमें पोलैरिटी अगर चेंज करना हो तो अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट था तो साउथ पोल था, एंटी क्लॉकवाइज में होता तो नॉर्थ पोल होता। तो अगर इसमें हमें पोलैरिटी चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, हम करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे। जैसे अभी करंट फिलहाल आपको दिख रहा होगा कि अभी करंट कैसे फ्लो करके जा रहा है, ऐसे, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव टर्मिनल था, सॉरी ये पॉजिटिव टर्मिनल था और ये नेगेटिव टर्मिनल था, तो करंट का फ्लो हो रहा था ऐसे, है ना। और ये हमारा करंट ऐसे जा रहा है, तो आपको दिख रहा होगा ये कौन सा होगा, ये साउथ पोल और पीछे वाला नॉर्थ। तो अगर पोलैरिटी रिवर्स करना है तो क्या करेंगे, इसको बना देते हैं हम पॉजिटिव टर्मिनल, इसको नेगेटिव, मतलब करंट का डायरेक्शन रिवर्स। तो यहां आपको सिर्फ क्या लिखना होगा बच्चों, बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट हम ऐसा कर सकते हैं, है ना। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा जा रहा है कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेंथ को अगर कम करना है तो क्या करना होगा। तो हम दो काम कर सकते हैं, या तो जो करंट फ्लो करवा रहे हैं उसका स्ट्रेंथ कम कर देंगे या नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल को कम कर देंगे। तो इट इज क्वाइट सिंपल, है ना बच्चों। तो ये सारा क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस कर लिया 2023 तक का। 2024 का बच्चों ऑलरेडी हमारे चैनल पे पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है लास्ट ईयर क्वेश्चंस का, फिजिक्स का, आप वो देख सकते हैं। सारा क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। एंड आई होप कि ये आपके लिए मददगार हो, आपको फायदा हो इससे। आगे आने वाले जो चैप्टर्स है बच्चों, रेडियो एक्टिविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इन सब के लिए भी एक एक करके मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चंस के। और खूब अच्छे से तैयारी करिए बच्चों और खूब अच्छा करके आइए, आपको भी तो खुशी होगा ही और मैं और आपके पेरेंट्स भी उससे ज्यादा खुश होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और ये कुछ और भी अगर आप पहुंचा सकते हैं बच्चों तक तब प्लीज पहुंचाइए ताकि उनको भी फायदा हो और वो भी ज्यादा से ज्यादा अच्छा करके आए, है ना। ओके।